अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहवर्दी के साथ। मुझे कहते हैं इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है मैं आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले तो जो आज की अहम डेवलपमेंट है उसी से हम्म। मुतालिक आपसे सवाल करना चाहूंगी। जो 8 जजेस हैं कि जिन्होंने वो 2 दफा वजाहत जारी की थी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, और उनको आप कैसे देखते हैं? उनका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? क्या उनके पास कोई कार्ड्स हैं? अब बहुत से लोग अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये सवाल कर रहे हैं, इसकी आईनी हैसियत क्या है और ये चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए, जब उस जिस कमेटी ने चीफ जस्टिस को लगाना है, जब उसके लिए पीटीआई ने अपने नाम दे दिए हैं, बैरिस्टर अली जफर और हामिद रजा का, तो इसका मतलब है तहरीक इंसाफ ने इस 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। यहाँ तो वो इस पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट करते, इसका हिस्सा न बनते, नए चीफ जस्टिस को लगाने के इस तरीकेकार का हिस्सा ना बनते, तो हम कहते जी उन्होंने तो बाइकआउट किया हुआ है, वो इस सारे प्रोसेस को मानते ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कल वोटिंग में भी हिस्सा लिया, जैसा कि मैंने कहा। और अब जो कमेटी बन रही है चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, उन्होंने उस कमेटी के लिए भी अपने नाम दे दिए हैं बाकी जमातों के साथ। तो मैं टेक्निकली समझता हूँ कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम किया है, और उसके जरिए जो प्रोसेस बनाया गया है उसका हिस्सा बन के 26वीं आईनी तरमीम की सियासी और अखलाकी साख को उन्होंने मजबूत किया है। जो बाकी हम देख रहे हैं कि जी पीटीआई इसकी मुखालफत कर रही है, वो अपनी जगह है। आज तो हामिद खान भी काजी फायज ईसा की अदालत में 26वीं आईनी तरमीम के तहत रिलीफ मांग रहे थे, और पीटीआई ने पार्लियामेंट में भी 26वीं आईनी तरमीम की वोटिंग में हिस्सा लिया है, और आज जो कमेटियां बन रही हैं उसके तहत उसमें अपने नाम भी भेज दिए हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को कानूनी और आईनी तौर पर कबूल कर लिया सर, यहाँ है पर जी। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जैसा कि अभी आपने हामिद खान साहब का जिक्र किया है और काजी फाजीसा साहब की जेर निगरानी ये जो समाअत हो रही थी, तो इसमें आज दोनों के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा हुआ है। और उसमें जो हामिद साहब है उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं दलाइल नहीं दूंगा, और फिर काजी देखिए, साहब की तरफ से कहा गया कि आप हमने आपने जो बात करनी है आप सामने करें, आप पीछे जाकर क्यों बात करते हैं? आप बाहर जाकर फिर तकरीर कर लें, और मैं उनको पसंद करता हूँ कि जो के सामने बात करते हैं। देखिए, हामिद खान साहब का वो कोई जाती केस तो था नहीं, वो बतौर वकील पेश हो रहे थे। अब जब साकिब निसार की अदालत थी और सब जब नून लीग वाले कहते थे कि हमने साकिब निसार के सामने पेश नहीं होना, तो वो कहते थे ये आप किसी जज के सामने पेश होने से कैसे इनकार कर सकते हैं? जज आपकी मर्जी का तो नहीं हो सकता। अगर साकिब निसार आपके मुकदमे सुन रहा है, आसिफ सईद खोसा सुन रहा है, तो आप उसके सामने पेश हों और अपने मुकदमा आर्गू करें। हमें बताया जाता था। और आइन अब ये उमर था बंदयाल के सामने, जब हम सब कहते थे कि ये हम ख्याल बेंच है, तो वो कहते थे जी जो भी है चीफ जस्टिस की अदालत है, आप उसके सामने पेश होकर अपना केस आर्गू करें। सबको पता होता था उन्होंने मुस्तरद कर देना है, लेकिन कहा जाता था जी नहीं नहीं नहीं, सिस्टम तो यही है कि आप पेश होकर आर्गू करेंगे। तो आज जब अपनी बारी आई है, तो जो तहरीक इंसाफ खुद सबको सबक देती थी कि नहीं पेश होकर आर्गू तो करना चाहिए, तो आज खुद क्यों नहीं आर्गू करते, खुद भी आर्गू करें आज। अब जहां तक मेरा ये सवाल है कि हामिद खान साहब ने कहा है कि ये बात आईनी बेंच तक पहुंच जाएगी और आप इसके लिए आईनी बेंच बना दें। सवाल ये है कि अगर आईनी बेंच भी बना दिया जाता तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस केस की नजरसानी का यही फैसला होना था। क्योंकि आईनी बेंच का सरबराह मुनीब अख्तर ने तो होना नहीं था, अतर मनिल्ला ने तो होना नहीं है। वहां भी हामिद खान साहब ने यही कहना था कि मैं इस आईनी बेंच को नहीं मानता। तो वो चाहे आज मुस्तरद हो जाती तब मुस्तरद हो जाती, बात एक ही है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि हामिद खान साहब जब अदालत में पेश हो गए और जब उन्होंने अपने वो लिखा दिए, अपने उन्होंने आर्गुमेंट्स लिखा दिए, चाहे अंडर प्रोटेस्ट लगा दिए, तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन गए। अब वो आप जब आप पेश हो जाते हैं तो आप लीगल प्रोसीडिंग का हिस्सा बन जाते हैं, यहाँ तो आप पेश ना होते। जब आप पेश हो गए तो आप लीगल प्रोसीडिंग का हिस्सा बन गए। बहरहाल काजी फायज ईसा ने नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, और जो सिंबल को छीनने वाला निशान का मामला है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। बल्ले का निशान छीनने का मामला, उसकी नजरसानी भी खत्म हो गई है। अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो गलत हो गई। मैंने कल भी कहा कि बल्ले का निशान छीना इलेक्शन कमीशन ने,
फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, नजरसानी में लगी। तो ये चैप्टर अब क्लोज हो गया, अब बात आगे चलेगी, इस चैप्टर की अब दोबारा बात नहीं हो सकती। सर आगे बढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड आपसे बात करना चाहूंगी कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ अगले चीफ जस्टिस का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम भिजवाए गए हैं सदर मुमलिकत को। और आज सदर मुमलिकत ने 26 तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं, गजट भी जारी हो गया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि कब तक नए चीफ जस्टिस साहब की तकर्री की जाएगी? मेरे ख्याल में 23 अक्टूबर तक टाइम है। और 23 अक्टूबर तक, अभी आज 21 है, कल 22 है, अव्वल तो कल हो जाएगी, नहीं तो परसों सुबह तक ये नए चीफ जस्टिस की तकर्री हो जाएगी। ये पार्लियामानी कमेटी आज रात तक नोटिफाई हो जाएगी। सब ने अपने अपने नाम दे दिए हैं, स्पीकर नोटिफाई कर देंगे, कल उसका पहला इजलास हो जाएगा। पहले या दूसरे इजलास में उसके फैसला हो जाएगा। उसके बाद नए चीफ जस्टिस का नाम प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देगी कमेटी, कमेटी से प्राइम मिनिस्टर से सदर को चला जाएगा। और मुझे लगता है 23 तारीख को नए चीफ जस्टिस का नाम सबके सामने हो जाएगा। क्योंकि पार्लियामानी कमेटी की लिए तमाम सियासी जमातें अपना नाम दे रही हैं। जैसे मैंने कहा, पीटीआई ने भी अपने नाम दे दिए हैं, जेयूआई ने भी दे दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी दे दिया है। तो जब सब बड़ी जमातें अपने नाम दे रही हैं, नून लीग भी अपने नाम दे देगी, तो ये कमेटी का मुझे कल इजलास मुमकिन नजर आता है। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे सीएमकेपी को लेकर। तो सीएमकेपी की जानिब से कहा गया कि ये जो 26 तरमीम है, हम इसके खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे। तो जो दीगर तहरीकें माजी में हमने देखी हैं, इजलास और जलसे जुलूस वगैरह, वो सब तो नाकाम थे। तो आपको क्या लगता है, अब ये जो तहरीक चलाई जाएगी, अब जब इतना ज्यादा एक पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है और लोग कह रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ मिल गए, आप हुकूमत के साथ मिल गए, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये तहरीक कामयाब होगी? देखें, अली अमीन गुंडापुर साहब आखिरी 3 दिन डेरा इस्माइल खां में अपने घर पे छुट्टियों पे थे। उन्होंने ना कोई सियासी मुलाकात की, ना कोई बयान दिया, ना उनकी कोई आवाज निकली। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा कि आज जब तक आईनी तरमीम हो रही है, आपकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए, आप खामोश हो जाएं। वो पेशावर से ही चले गए अपने गांव डेरा इस्माइल खां। तो जब, और उन्हें कहा गया कि जब तक तरमीम मंजूर नहीं होगी, आपकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हम तरमीम बहुत पुरसकून तरीके से मंजूर कराना चाहते हैं। ना आपने कोई एहतजाज करना है, ना शोर करना है, ना कुछ करना है। अली अमीन गंडापुर ने एक अच्छे बच्चे के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का ये हुक्म माना और पेशावर से डेरा इस्माइल खां चले गए और 3 दिन छुट्टियां मनाई कि ये आईनी तरमीम पास हो जाए। आप देखिए ना, पहले दिन इजलास नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन जाके हुआ। आपने गंडापुर की कोई आवाज सुनी? क्योंकि उनको खामोश रहने का हुक्म था। वो आज असेंबली में आके बड़े गरजे बरसे हैं, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस आईनी तरमीम पे मुकम्मल ताउन किया है। वो अगर चाहते तो मुबारक जेब वगैरह को टूटने से रोक भी सकते थे, क्योंकि उनका फड्डा मुबारक जेब से था। तो वो उन्होंने नहीं तो रोका। मैं समझता हूं कि गंडापुर ने इस तरमीम की मंजूरी के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुकम्मल ताउन किया, खामोशी रखी, एहतजाज को नाकाम बनाया, सब कुछ किया। और एस्टेब्लिशमेंट अली अमीन गंडापुर की बहुत शुक्रगुजार है कि उसने पुरअमन तरीके से इस तरमीम को पास होने दिया, वरना वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च, इमरान खान तो एंड तक कहते रहे एहतजाज करें, एहतजाज करें। तो हमें गंडापुर की ना भड़कों पे नहीं जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। वो 3 दिन खामोशी से बैठे रहे, कोई बयान नहीं, कुछ नहीं। अब वो कहते हैं जो हैं हम उनको माफ नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा बिके तो अली अमीन गंडापुर साहब आप हैं। अपनी चीफ मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज तो आपने किया है। तो बाकियों को आप एवं गिला शिकवे करने की क्या जरूरत है? अगर कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त सबसे बड़ा एजेंट है पीटीआई में, तो वो अली अमीन गंडापुर है। उससे बड़ा एजेंट तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई है ही नहीं। आप देख लें, ये तरमीम के 3 दिन वो कहाँ थे? कोई सही शऊर आदमी ये कबूल कर सकता है कि मुल्क में इतनी बड़ी तरमीम पास हो रही है, और अली अमीन गंडापुर छुट्टियों पे चले गए 3 दिन के लिए अपने गांव, और उन्होंने सियासी मुलाकातें बंद कर दी हैं? वो इस्लामाबाद भी नहीं आए, उन्होंने कोई एहतजाज भी नहीं किया, उन्होंने कोई अपने बंदे काबू करने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बनाया। उनका कोई पॉलिटिकल किरदार नहीं है। जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को केपी में करने दिया और खुद गायब हो गए। अब वो अगर आज असेंबली में आके बड़के मार रहे हैं, तो हमें माइंड नहीं करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट उनकी बहुत शुक्रगुजार है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें जो स्क्रिप्ट दिया उन्होंने उसको पूरा किया। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि अब ये शेर अफजल मरवत की जानिब से भी कहा गया और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी कहा गया है कि हमारे पार्टी के अक्सर जो रहनुमा है ना, वो कॉम्प्रोमाइज थे।
और हम जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं निकले और वो खान साहब के साथ खड़े रहे। और अक्सर रहनुमाओं का नाम लिया जा रहा है कि कुछ को तो गवर्नमेंट ने एक्सपोज कर दिया था, बाकी चार जो हैं वो रिजर्व में रखे हुए थे। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ओ भाई, उमर यूब और बैरिस्टर गौर खुद सबसे ज्यादा बिके हुए थे। ये तरमीम को, पॉलिटिकल सैंक्टिटी और इसकी सियासी साख को तो बैरिस्टर गौहर और उमर यूब ने बेहतर किया है, असेंबली में इसके हवाले से पार्टिसिपेट करके। वो फुल ऑफ गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड थे। और अगर कोई कॉम्प्रोमाइज था तो वो उमर यूब और बैरिस्टर। आप तकरीरों पर ना जाएं। देखिए, पॉलिटिक्स में पोस्चर और चीज है, पॉलिसी और चीज है। आप इनकी पॉलिसी देख देखें। इन्होंने कोई तरमीम पर एहतजाज किया? इन्होंने तरमीम के ऊपर कोई कोई तहरीक चलाई? नहीं। एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह पुरअमन तरीके से तरमीम पास कराना चाहती थी, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके ऊपर पूरा ताउन किया। ये आखिरी वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान के साथ एंगेज रहे। मौलाना फजलुर रहमान के जरिए तरमीम को सैंक्टिटी देते रहे। फिर इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की तारीफें की और इन्होंने दरअसल उस तरमीम को कबूल की तारीफें की, क्योंकि जब आप मौलाना फजलुर रहमान की तरफ के किरदार की तारीफ कर रहे हैं तो आप तरमीम की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि तरमीम तो फजलुर रहमान की है। तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई की मरकजी क्यादत है, वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज है। आप उनके बारे में ना बात करें जिन्होंने वोट डाले हैं। जिन्होंने जी। नहीं डाले वो भी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है। वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुके हुए हैं। हर एक का अपना अपना रोल है। किसी के वोट इस्तेमाल किए गए हैं, किसी के नहीं किए गए, किसी के अगली दफा इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। ये सब के सब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। और पीटीआई कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं है। आप देखें, गंडापुर ने जो इमरान खान चाहते थे कि डी चौक पर तमाशा लगाया जाए, वो तो गंडापुर ने नहीं लगाया। और बाकी भी गंडापुर छुट्टी पे चले गए। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आप पीटीआई जो है वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज है। गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत। अब आज शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि जी वो लोगों ने एवं ही झूठ बोला कि उनके ऊपर दबाव था, लोगों ने पैसे लिए। शेर अफजल मरवत खुद भी तो बीमार होकर घर बैठ गए थे, उन्होंने कौन सा एहतजाज किया? वो भी तो कल पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम को पॉलिटिकल सैंक्टिटी देने के लिए और उसकी साख पर मोहर लगाने के लिए वहां मौजूद थे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये इशू ही नहीं है कि कौन बिका हुआ है और कौन नहीं बिका हुआ। सब बिके हुए हैं। और असल में पीटीआई में इस वक्त मसला ही ये है कि जो लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज है। आप बाकी एमएनए एमपीए से क्या गिला करेंगे? वो जब अपनी लीडरशिप को देखते हैं कि वो सब कॉम्प्रोमाइज है तो फिर क्या होगा? सबके सब कॉम्प्रोमाइज है। सर, एक और अहम अच्छा। खबर पर आपसे पूछना चाहूंगी उस मुतालिक कि जो मेंगल साहब है उनकी जानिब से अपने दोनों सेनेटर्स को कहा गया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर आप इस्तीफा दें। तो आपको क्या लगता है, अब 26वीं आनी तरमीम तो पास हो गई है, दोनों ने उनके हुकूमत के हक में वोट भी दे दिया था, अब इस्तीफा अगर दे देंगे तो क्या होगा? देखें, सरदार अख्तर मैंगल ने जब इस्तीफा दिया तो उनके दोनों सेनेटर्स ने उनके साथ इस्तीफा नहीं दिया, और वो जी। दोनों सेनेटर सेनेट के रुक। और अब इन दोनों सेनेटर्स ने तरमीम के हक में भी वोट दिया। कानून के तहत इनमें से एक पार्लिमानी लीडर है और एक उसका रुकन है। पर जब पार्लियामेंट्री पार्टी दो लोगों पर हो तो एक लीडर होगा, एक नहीं। सरदार अख्तर मैंगल तो पार्लिमानी लीडर नहीं हो सकते, क्योंकि वो सेनेट के मेंबर नहीं है। सेनेट का पार्लियामेंट्री लीडर तो उनका अपना दोनों में से एक सेनेटर होगा। तो जब दोनों ने वोट डाले हैं तो ये सवाल कि 63A की खिलाफ वर्जी हुई है या ये हुआ है, ये तो नहीं रहा। अब जहां तक बात है कि जी वो अपने सेनेटर्स को इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं, तो उनके सेनेटर्स ने पहले कौन सा सरदार अख्तर मैंगल के साथ इस्तीफे दे दिए थे, जो अब वो उनके साथ इस्तीफे दे देंगे? लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो इस्तीफे देंगे भी तो बलूचिस्तान असेंबली की इस वक्त हैसियत ऐसी है कि गवर्नमेंट वहां से दोनों सेनेटर्स अपनी मर्जी के इलेक्ट करा लेगी। कोई वहां से पीटीआई के सेनेटर्स तो इलेक्ट नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा एक जेयूआई का और एक गवर्नमेंट का हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है दोनों गवर्नमेंट के हो जाएंगे, कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें मिलकर जेयूआई को सेनेटर नहीं बनाने देंगी। और दोनों के दोनों सेनेटर, एक नून का आ जाएगा और एक पीपल्स पार्टी का आ जाएगा। और अगर सरदार अख्तर मैंगल अपने सेनेटर से इस्तीफा दिलाते हैं तो ये तो हुकूमत का वो एक और काम करेंगे कि हुकूमत वहां से अपने दो सेनेटर्स ले आएगी और फिर वो दोनों सेनेटर्स उनके पक्के हो जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता, अगर उन्होंने पहले अख्तर मैंगल के साथ इस्तीफे नहीं दिए तो आप क्यों दे देंगे? सर, यहाँ पर आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, इसी से रिलेटेड है कि अभी आपने जैसा कि फरमाया कि जेयूआई के जो हुकूमत और
मुस्लिम लीग नून और ये जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं, ये नहीं चाहेंगे कि जेयूआई के सेनेटर बने, लेकिन जेयूआई जो है उसने तो अब हुकूमत को सपोर्ट किया है ना आईनी तरमीम में, तो फिर ये क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके सेनेटर्स बने। उनके 5 सेनेटर्स पे मौलाना ने पूरी हुकूमत को हिला दिया है। उनके 2 सेनेटर और हो गए, 7 हो गए। तो फिर तो मेरा मतलब है और वो ब्लैक बाइंग पावर बढ़ जाएगी, ब्लैकमेलिंग बढ़ जाएगी। वो 5, अब तो कोशिश ये होगी कि अगली तरमीम के लिए मौलाना के इन 5 वोटों की जरूरत ना रहे। अब देखें केपी में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, वहां से भी गवर्नमेंट अपने 2 सेनेटर ले आए। अब अगर ये बीएनपी सरदार अख्तर मैंगल वाले इस्तीफे आ जाते हैं तो वहां से 2 सेनेटर गवर्नमेंट ले आए। जब गवर्नमेंट अपने 5 या 6 सेनेटर्स और इलेक्ट करा लेगी तो टेक्निकली गवर्नमेंट को फिर तरमीम के लिए मौलाना की जरूरत नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट यही है कि अब वो जो सेनेटर्स हैं वो गवर्नमेंट अपना गैप पूरा कर ले, ताकि गवर्नमेंट को अब आगे मौलाना के सेनेटर्स की जरूरत ना रहे। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, बनाने के बाद।